नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। आत्मनिर्भर भारत, गरीबों को सशक्त बनाने और विकसित भारत के सपने को साकार करने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साल 2025 की गिनाई उपलब्धियां। कहा, देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक भारत ने हर जगह छोड़ी अपनी मजबूत छाप। देश 2026 में नई उम्मीदों, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार। विकसित भारत का संकल्प जरूर होगा साकार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के आरएसएस पर दिए गए बयान पर नहीं थम रहा है बवाल। शशि थरूर ने भी किया समर्थन। कहा, संगठन के अंदर अनुशासन जरूरी। दो गुटों में बढ़ती दिख रही है कांग्रेस। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में नमोत्सव में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, कई नेता किस्मत और नीति से बनते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नीयत और निष्ठा से बने नेता। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और अत्याचार के खिलाफ दुनिया भर के कई देशों में हो रहा है प्रदर्शन। ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज की रिपोर्ट में दावा, हिंदुओं पर हमले के लिए ईश निंदा को बनाया जा रहा है हथियार। टी20 मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 30 रन से दी मात। भारतीय टीम ने टी20 में 221 रन का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाकर रचा इतिहास। और देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने, गरीबों को सशक्त बनाने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। चीफ सेक्रेटरीज की यह कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हुई है जब भारत में अगली पीढ़ी के रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ये रिफॉर्म तेजी से हो रहे हैं और इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का मुख्य इंजन है भारत के युवा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास देश की डेमोग्राफी को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री ने गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि हम जो भी करें उसे अच्छे से करें। शासन हो, डिलीवरी हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, इनकी गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आइए मेक इन इंडिया को क्वालिटी का पर्याय बनाने और जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में सब मिलकर काम करें। पीएम ने गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी के मामलों में नया वर्क कल्चर अपनाने के लिए खास कदम उठाने पर जोर दिया। लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के बारे में भी बातचीत की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, यूथ एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स और दूसरे कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और सर्विस सेक्टर को मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने सबसे आह्वान किया कि हम सब भारत को एक ग्लोबल सर्विस जायंट बनाने का लक्ष्य रखें। भारत में दुनिया की फूड बास्केट बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, बागवानी, पशुपालन, डेयरी और मछली पालन की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। इस तरह भारत एक बड़ा फूड एक्सपोर्टर बन सकता है। कांग्रेस में संगठनात्मक मजबूती पर सवाल उठने लगे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक बयान ने पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है, जब उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा की। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी समर्थन किया है, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस की कमजोरी पर निशाना साधा है। इस पूरे विवाद में कांग्रेस में वैचारिक मतभेदों को और गहरा कर दिया है, खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठते सवालों के बीच। क्या पार्टी में नेतृत्व संकट गहरा रहा है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने संगठन में मजबूती का मुद्दा क्या उठाया, कई कांग्रेसी नेताओं के जख्म हरे हो गए। दिग्विजय सिंह ने बिना नाम लिए आरएसएस और बीजेपी के बहाने कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर हमला बोला, तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह के आरएसएस और भाजपा की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा करने वाले बयान का समर्थन किया। शशि थरूर ने कहा कि हमारे संगठन में अनुशासन जरूर होना चाहिए। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना।
शशि थरूर की ये प्रतिक्रिया कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा करने के एक दिन बाद आई। दरअसल शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि युवा नरेंद्र मोदी उनके पास जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और भाजपा के संगठनात्मक ढांचे की प्रशंसा करते हुए लिखा, क्योरा साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। इस पोस्ट के माध्यम से दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा की, जिसकी सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा हो रही है। बीजेपी जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल खड़ा कर रही है, वहीं कांग्रेस नेता सफाई दे रहे हैं। अब राहुल गांधी के जो मेंटोर है दिग्विजय सिंह जी, वही बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में कि राहुल जी आपको कन्विंस नहीं किया जा सकता, मतलब कि वो सच नहीं स्वीकारना चाहते। उन्होंने जो कहा है इसका साफ अर्थ यह है कि कांग्रेस वोट चोरी से नहीं, संगठन की कमजोरी से हारी, और इस बात को एंडोर्स कर रहे टीएस सिंहदेव जी, इस बात को एंडोर्स कर रहे राशिद अलवी। तो ये कुल मिलाकर राहुल हटाओ और राहुल में कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, हमने ब्रिटिश हुकूमत, उसके अन्याय, उसके शोषण के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और इसको जन आंदोलन बनाकर लड़ा। हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह हो या शशि थरूर, इन नेताओं ने कांग्रेस को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में इनके बयान कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेदों की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले बयान पर कांग्रेस दो गुटों में बटी नजर आ रही है। सवाल चूंकि परिवार और राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठ रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस का एक धड़ा ऐसा भी है जो राहुल गांधी के समर्थन में कुछ भी बोलने को तैयार दिखता है। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन, अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? जहां कांग्रेस 140वां स्थापना दिवस मना रही है, वहीं पार्टी के भीतर असंतोष भी उभर कर सामने आ रहा है। जिस तरह कांग्रेस के दिग्गज नेता संगठन पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं अभी भी कुछ नेता शीर्ष नेतृत्व को खुश करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस के 41वें स्थापना दिवस समारोह को उपहास बताया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल विडंबनापूर्ण है, जिस पार्टी की नींव हिल चुकी है और जिसका ढांचा जर्जर हालत में है, वो पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। गौरव भाटिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष करार दिया। Party is celebrating its 141st foundation day. It is indeed ironical that a party whose own foundation is shaken, the building is in a dilapidated state, is celebrating foundation day. I must tell the remote control President Mallikarjun Kharge ji, the legacy of the Congress is such. POK is the legacy of the Congress. Partition is the legacy of the Congress party and its incompetence. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 129वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने जहां नए जोश और नई उमंग के साथ नए साल का स्वागत करने की बात कही, तो वहीं 2025 में देश की उपलब्धियों का लेखा जोखा भी पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में साल 2025 की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने खेल विज्ञान, ऑपरेशन सिंदूर और वंदे मातरम का जिक्र किया। साथ ही बताया कि 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कुछ ही दिनों में साल 2026 दस्तक देने वाला है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं। कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां
जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। साथियों, यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां 2025 में हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर देश का नाम रोशन किया, वहीं महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। पीएम मोदी ने मन की बात में भारत की आस्था और संस्कृति का भी जिक्र किया। पीएम ने देशवासियों से 2026 में नई उम्मीदों और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की बात कही। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। साल के शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित किया। साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है। ये बात भी सही है, इस वर्ष प्राकृतिक आपदाएं हमें झेलनी पड़ी, अनेक क्षेत्रों में झेलनी पड़ी। अब देश 2026 में नई उम्मीदों, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। पीएम ने स्वदेशी को लेकर लोगों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश के युवाओं की भूमिका, नवाचार, राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी पर विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत को उम्मीद की नजर से देखती है और इसकी सबसे बड़ी वजह देश की युवा शक्ति है। नरेंद्र मोदी ने मन की बात में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर भी बात की। साथ ही पीएम मोदी ने देश के युवाओं की ऊर्जा, जागरूकता और कुछ नया करने के जज्बे की सराहना की। आज दुनिया भारत को बहुत आशा के साथ देख रही है। भारत से उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है हमारी युवा शक्ति। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, नए नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का विस्तार, इनसे दुनिया भर के देश बहुत प्रभावित है।
पीएम मोदी ने युवाओं की जिज्ञासा को देश हित में बताया। पीएम ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां युवा अपने विचार सीधे साझा कर सकते हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। मेरे युवा साथी कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान और कैसे बढ़ाएं, वो कैसे अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। कई साथी पूछते हैं कि मेरे सामने वो अपने आइडियाज का प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। हमारे युवा साथियों की इस जिज्ञासा का समाधान है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। पिछले साल इसका पहला एडिशन हुआ था। अब कुछ दिन बाद उसका दूसरा एडिशन होने वाला है। अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन होगा और मैं भी इसमें जरूर शामिल होऊंगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जताते हुए बताया कि इससे जुड़े क्विज और निबंध प्रतियोगिताओं में लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले ही इससे जुड़ा एक क्विज कंपटीशन हुआ। इसमें 50 लाख से अधिक युवा शामिल हुए। एक निबंध प्रतियोगिता भी हुई जिसमें स्टूडेंट्स ने विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखी। इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। पीएम मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को युवाओं के लिए एक बड़ा मंच बताया जहां विचार व्यवहारिक समाधान में बदलते हैं और देश की वास्तविक समस्याओं का हल सामने आता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का समापन इसी महीने हुआ है। स्टूडेंट्स ने ऐसे सॉल्यूशन दिए जो रियल लाइफ चैलेंजेस से जुड़े थे। पिछले 7-8 साल में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और 6000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हिस्सा ले चुके हैं। युवाओं ने सैकड़ों प्रॉब्लम्स के सटीक सॉल्यूशंस भी दिए हैं। इस तरह के हैकाथॉन्स का आयोजन समय समय पर होता रहता है। मेरा अपने युवा साथियों से आग्रह है कि वे इन हैकाथॉन्स का हिस्सा जरूर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए युवाओं को नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में आगे आने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, भारत का भविष्य उसके युवा शक्ति के विचारों, प्रतिभा और भागीदारी से तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में द्वीपीय देश फिजी में भारतीय भाषा तमिल के प्रचार प्रसार की खास चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिजी की नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हिंदी और तमिल के संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने विदेश में तमिल भाषा की गूंज के बारे में बात की और बताया कि कैसे नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। फिजी में भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रसार के लिए एक सराहनीय पहल हो रही है। वहां की नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले महीने फिजी के राकी इलाके में वहां के एक स्कूल में पहली बार तमिल दिवस मनाया गया। उस दिन बच्चों को एक ऐसा मंच मिला जहां उन्होंने अपनी भाषा पर खुले दिल से गौरव व्यक्त किया। बच्चों ने तमिल में कविताएं सुनाई, भाषण दिए और अपनी संस्कृति को पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर उतारा। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम को देश की समृद्ध विरासत बताया। उन्होंने मन की बात में एक ऑडियो क्लिप भी साझा किया जिसमें हिंदी भाषी बच्चे तमिल में बात कर रहे हैं। वणक्कम, भारत और संगतल ओरे भारतम उन्नत भारतम नैडत्तपट्ट काशी तमिल संगमम 4 पॉइंट तमिल करपोम नान रोम कारके उदाहरणक येन तमिल इंट्रोडक्शन कासियोड़ भूमिल नान पायल पटेल और सुकिन्स इंटर कॉलेज की मानवी अनेवरकुम येन वणक्कम
अन्नपेर वैष्णव नान निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी पढ़िक्किरेन नान काशी तमिल कर्कलाम 4.0 ला तमिल भाषा टिक्कावुम इल्लुवम करेन इंधा वयपुक्क पराधान नरेंद्र मोदी अवगलेखु नान नंटी सोलिगरेन। पीएम मोदी ने मन की बात में अगले महीने यानी 26 जनवरी को मनाए जाने वाले 77वें गणतंत्र दिवस का भी जिक्र किया। पीएम ने एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में देश को बताया जिनके बारे में हम अभी तक अनजान थे। हमारे देश ने आजादी पाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। आजादी के आंदोलन में देश के हर हिस्से के लोगों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के अनेकों नायक नायिकाओं को वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी है ओडिशा की पार्वती गिरी जी। जनवरी 2026 में उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। साथियों, आजादी के आंदोलन के बाद पार्वती गिरी जी ने अपना जीवन समाज सेवा और जनजातीय कल्याण को समर्पित कर दिया था। उन्होंने कई अनाथालयों की स्थापना की। उनका प्रेरक जीवन हर पीढ़ी का मार्गदर्शन करता रहेगा। मैं पार्वती गिरी जी को श्रद्धांजलि अर्पण करूँ छी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देशवासियों से अपनी विरासत को न भूलने का आग्रह किया। पीएम ने लोगों से आजादी दिलाने वाले नायक नायिकाओं की महान गाथा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना। ये कार्यक्रम हैदराबाद के काचीगुड़ा स्थित सरकारी जूनियर कॉलेज परिसर में आयोजित किया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं, स्थानीय निवासियों और सफाई कर्मचारियों के साथ जी किशन रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मियों को कंबल और स्वेटर वितरित किए गए। साथ ही स्कूल के छात्रों को पाठ्य सामग्री प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से हर महीने के अंतिम रविवार को देश की जनता से सीधा संवाद करते हैं और राष्ट्र के विभिन्न मुद्दों को साझा करते हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को और अधिक गति देने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री लगातार इस मन की बात में देश के जनता से सभी इश्यूज शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, मन की बात में बताते हैं। आज भी हैदराबाद में ऐसी कार्यक्रम हुआ है। इसमें आज हम जो सैनिटेशन वर्कर्स है उनके साथ मिलकर आज हम इस मन की बात कार्यक्रम देखे हैं, क्योंकि सैनिटेशन वर्कर का नाम लिए तो नरेंद्र मोदी जी बहुत खुशी होते हैं, क्योंकि ऐसे ही एक प्रधानमंत्री है सैनिटेशन वर्कर्स का गौरव बढ़ाया। स्वच्छ भारत के नाम पर पहले सैनिटेशन वर्कर्स बोले तो दूर रखते थे लोग। आज देश के प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलएस, एमपीस, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, एनजीओस सब आज उनके साथ मिलकर स्वच्छ भारत कार्यक्रम में भाग ले रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स दवाओं के सेवन पर गहरी चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर की समुचित निगरानी और सलाह में करना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद देश के अनेक डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक्स दवाओं के सेवन के बारे में लोगों को सचेत किया है। हम जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट भर्ती होते हैं, आईसीयू में जो होते हैं, उनमें कई दफ़ा ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जिसके लिए कोई एंटीबायोटिक कामयाब नहीं होती। उनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होती है और ये एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि जो हम एंटीबायोटिक का मिसयूज़ करते हैं, कि ज़ुकाम, नज़ला या थोड़ा सा भी इन्फेक्शन जो वायरल हो सकता है, उसके लिए हम बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। इस एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस एंटीबायोटिक से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको एक मौका मिल जाता है कि वो इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, और जब इस एंटीबायोटिक की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो असर नहीं करती। Antimicrobial resistance is a serious problem affecting the entire world.
This basically is a situation where antibiotics no longer work against dangerous bacteria. The reason is overuse of antibiotics. Especially in India, there are individuals who go directly to medical stores and buy antibiotics just like they would buy fruits and vegetables. This is not acceptable in any developed country. Antibiotics should only be dispensed at a doctor's prescription after evaluation of the patient. प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। या फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ से कोई ना कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं, या फार्मासिस्ट उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं। या घर में कोई भी व्यक्ति को किसी को बुखार हुआ, उससे यदि वो ठीक हो गया एंटीबायोटिक खाने से, तो लोग उस एंटीबायोटिक को अपने लिए भी इस्तेमाल करने लगते हैं जब उनको कोई बीमारी होती है। एंटीबायोटिक का इस तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही गलत बात है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है। एंटीबायोटिक को तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब डॉक्टर उसकी प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है। यदि प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा तो एंटीबायोटिक को नहीं खाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में हम सबका ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर खिंचवाया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में होता क्या है कि आमतौर पे होने वाली बीमारियां, निमोनिया हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, इन पर भी आजकल एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही है। और ये होता अक्सर क्यों है कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं एंटीबायोटिक लेते समय। तो एंटीबायोटिक आप जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर, डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी है। एंटीबायोटिक लेते समय आपको कोर्स पूरा करना है। Our Honorable Prime Minister today made a very strong call for judicious use of antibiotics based on the ICMR report of increasing antimicrobial resistance. The Prime Minister emphasized that antibiotics should be used only after consultation with doctors because they are becoming ineffective against very serious infection. Now, antimicrobial resistance and healthcare associated infections are becoming a global health challenge because sick patients are becoming increasingly difficult to treat with commonly used antibiotics. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है इस देश के लिए। उसका मतलब ये है कि जो एंटीबायोटिक्स नॉर्मली बैक्टीरिया को 3 दिन में 5 दिन में मारने की क्षमता रखते हैं, वो अब वो नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि पेशेंट की प्रॉब्लम ड्यूरेशन बढ़ जाती है। कई बार ख़राब इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, डेथ होती है, हॉस्पिटल में ओवर स्टे होता है, जिसकी वजह से मरीज़ों का खर्चा बढ़ जाता है, सरकार पे बर्डन पड़ता है, हॉस्पिटल्स पे बर्डन पड़ता है। और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक मुद्दा उठाया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पे हमें बहुत जल्द सीरियस कार्रवाई करनी चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसकी डेथ की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी गलती मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मरीजों की है। क्यों? क्योंकि ये जो मरीज हैं ये अपने आप अपना इलाज करते हैं। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, साउथ दिल्ली में मेरी प्रैक्टिस है, और काफी बारी मैंने नोट किया है कि एक मेरा ही मरीज दूसरे मरीज को अपने आप ही दवाई बता देता है और ठीक ना होने पे मेरे पास भेजते हैं। मेरी बहुत ज्यादा आज गुजारिश है हमारे सारे नागरिकों से, हमारे सारे सिटीजन से, आप प्लीज समझिए कि इस तरह से आप जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक्स हैं, कार्बापेन की जैसे कि रेजिस्टेंस हो चुकी है, जो कि कॉन्टेजियसली हवा पानी से आप ट्रांसमिट कर सकते हैं दूसरों को, ये जानलेवा होती है। हमेशा एंटीबायोटिक को डॉक्टर की एडवाइस पे लीजिए, ना कि केमिस्ट या सलाहकार की। लेकर मन की बात कार्यक्रम में कहा कि लोगों को अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देश के अनेक डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान का समर्थन किया है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या कितनी गंभीर हो सकती है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात प्रोग्राम में इस बात को
हमें बताया है और हमें अवगत कराया है और हमें आगाह किया है कि एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वह अवस्था है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक धीरे धीरे अपना असर खो देती है। हम लोग साधारण सी लगने वाली बीमारी जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में दर्द इत्यादि के समाधान के लिए कई बार अपने मन से ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एंटीबायोटिक का प्रयोग करने पर यह बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि एंटीबायोटिक केवल उन्हीं बीमारियों के विरुद्ध काम करती हैं जिन बीमारियों में का कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कहानी काफ़ी पुरानी हो गई है। डेवलपिंग कंट्रीज में हम सुपरबग की चर्चा सुनते चले आ रहे हैं और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में इसकी चर्चा की। इसका मतलब ये है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत अहम मुद्दा, स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा बन गया है। एंटीबायोटिक्स एक बहुत पावरफुल मेडिकेशन है और बहुत सारी डिफरेंट इन्फेक्शन में लाइफ सेविंग मेडिसिन की तरह काम करती है। और पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, जिसको हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये अक्सर क्यों होता है? या तो हम एंटीबायोटिक्स को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करते, सिंपल कॉमन कोल्ड कफ के लिए यूज़ कर लेते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, या फिर अगर शुरू करते हैं तो उसका पूरा कोर्स नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस बहुत ड्रेडेड स्टेज पे पहुंच जाती हैं, आसानी से ट्रीट नहीं होती हैं, पेशेंट्स का हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाता है। आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे काफ़ी चर्चा की। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक तरीके का एक साइलेंट पैंडेमिक माना जा रहा है, जिसके कारणवश जो पहले यूरिन इन्फेक्शंस या कॉमन बीमारियां जैसे निमोनिया जो इस मौसम में अक्सर होती थी, जो कि सिंपल एंटीबायोटिक से ट्रीट होती थी, सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा होता था। आज की दौर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चलते वो कीटाणु, वो बैक्टीरिया न केवल ज़्यादा सशक्त हो गए हैं, बल्कि हायर एंटीबायोटिक्स पे भी उनका जाने का मुश्किलात होता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में आयोजित नमोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियत और निष्ठा से नेता बने हैं और वे देश के लाखों कार्यकर्ताओं में नई कार्य संस्कृति के बीज बोने वाले नेता हैं। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन गरीबी में बीता। उन्होंने गरीबों के कल्याण करने की ठान ली, जिसे वे लगातार निरंतर पूरा कर रहे हैं। इससे पहले अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से कराए गए विकास कार्यों के उद्घाटन के दौरान अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अभी आप हार से थकिए मत। अहमदाबाद के एक और कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि अभी राहुल गांधी को बंगाल और तमिलनाडु में भी हार देखनी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि साल 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के सिद्धांतों से जनता जुड़ी हुई है, जो 2029 में भी भाजपा की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर से लेकर अनुच्छेद 370 हटने और 3 तलाक के खिलाफ बने कानून का हर बार विरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जनता को जो भी पसंद है, कांग्रेस उसका विरोध करती है। पाकिस्तान का झूठ बार बार दुनिया के सामने आता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की सटीक और निर्णायक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का नेतृत्व डर के माहौल में था। ये खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस बात को कबूल किया है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी हार छिपाने के लिए लगातार झूठ फैला रहा है, तो वहीं अब उसके नेताओं के बयान खुद सच्चाई बयां कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के भीतर की असलियत और नए दौर के भारत की बदलती हुई सुरक्षा नीति। सच्चाई कितनी भी छिपाई जाए, लेकिन वो सामने आ ही जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा की गई बड़ी और कठोर कार्रवाई का सच दुनिया और अपने देश की जनता से छिपाने वाले पाकिस्तानी नेतृत्व की जुबान पर गलती सही, लेकिन सच एक बार फिर सामने आ गया।
ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और सटीक कार्रवाई के आगे पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह थर थर कांप रहा था और नेताओं को कैसे अपनी जान के लाले पड़े थे, ये कबूलनामा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अनजाने में ही एक कार्यक्रम के दौरान मंच से कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया में छाए जरदारी ये साफ कहते सुने जा सकते हैं कि भारतीय कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में डर का माहौल था और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने हमलों के समय उन्हें बंकर में छिपने की सलाह दी थी। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है, ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। दरअसल पाकिस्तान भ्रम और झूठ का नैरेटिव सिर्फ दुनिया के सामने ही नहीं चलाता, बल्कि अपने देश की जनता को भी झूठ और बेबुनियाद दावों से बरगलाता रहता है। कुछ ऐसा ही झूठ उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई और हर मोर्चे पर पाकिस्तान की करारी शिकस्त को छिपाने के लिए फैलाया। लेकिन असल सच्चाई नेताओं के बयानों में झलक ही जाती है। पहले भी पाकिस्तानी नेताओं ने अनजाने में ही सच्चाई उजागर की है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने स्वीकार किया कि भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना कांपने लगी थी और उन्होंने सऊदी अरब के माध्यम से भारत से युद्ध विराम के लिए गुहार लगाई थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी माना कि 9 और 10 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिससे उनका देश सहम उठा था। प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने खुलासा किया कि भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के हमले से पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी और पाकिस्तानी नेतृत्व के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 30 से 45 सेकंड का समय था। जैश-ए-मोहम्मद के एक शीर्ष कमांडर ने एक वीडियो में स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में उनके मुख्यालय और मौलाना मसूद अजहर के परिवार को निशाना बनाया गया था और भारी नुकसान हुआ था। और अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति का यह कबूलनामा भारत की बदली हुई सुरक्षा नीति और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रुख को भी दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क को एक करारा झटका दिया, बल्कि पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में भी डर का माहौल पैदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बंकर में छिप के जान बचाने की फिराक में थे राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में था खौफ का माहौल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। तृणमूल कांग्रेस जहां चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर 1 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं आयोग ने तकनीकी त्रुटियों को सुधारने और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की घोषणा की है। बावजूद इसके तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग पर सवाल उठाती नजर आती है। पश्चिम बंगाल में SIR पर बचे सियासी बवाल पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर राजनीतिक घमासान जारी है। मतदान सूची से नाम हटाए गए लोगों के लिए SIR के तहत सुनवाई रविवार को दूसरे दिन भी जारी रही, जिसमें राज्य भर के 3234 केंद्रों के सामने लोगों की लंबी कतारें लगी दिखाई दी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन लोगों का 2002 की मतदाता सूची से कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाया है, उन्हें पहले चरण में सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर 1 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश और आम लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। हालांकि हकीकत इससे अलग है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के जिला चुनाव अधिकारियों को फिर निर्देश जारी किया है कि मौजूदा SIR प्रक्रिया के दौरान तकनीकी त्रुटि के कारण यदि ऑनलाइन 2002 की मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी में किसी के माता पिता या दादा दादी का नाम नहीं है, लेकिन ऑफलाइन हार्ड कॉपी में उनका नाम मौजूद है, तो ऐसे मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों के नाम की वर्तनी में गलती है या नाम के बीच में कोई त्रुटि है, BLO ऐप के माध्यम से उसका समाधान किया जाएगा। उन्हें भी सुनवाई केंद्र पर आने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा ये कदम उठाए जाने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस सिर्फ खामियां निकालने के काम में व्यस्त है।
वहीं चुनाव आयोग ने बुजुर्ग और बीमार मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा का ध्यान रखा है। 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और बीमार लोगों को सुनवाई केंद्र पर आने की जरूरत नहीं है। ऐसे में बीएलओ सहित सुनवाई कार्य से जुड़े आयोग के अधिकारी स्वयं बुजुर्गों के घर जाकर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करेंगे। बावजूद इसके टीएमसी हमेशा की तरह चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि बुजुर्ग और बीमार नागरिकों को सुनवाई के नाम पर परेशान किया जा रहा है। भाजपा इसे एसआईआर को लेकर लोगों को गुमराह करने की साजिश करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर नई दिशा देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की स्मार्ट पुलिसिंग मॉडल को दूसरे देशों के लिए आदर्श बताया, जिससे न केवल सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है, बल्कि राज्य में निवेश और बुनियादी ढांचे में भी तेजी से विकास हुआ है। पुलिस मंथन सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को दोस्ताना व्यवहार और संवेदनशीलता के साथ काम करने की हिदायत भी दी। सम्मेलन में प्रदेश की पुलिसिंग की भावी रणनीतिक प्राथमिकताएं भी तय की गई। उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों की धारणा बदली है, क्योंकि हमने कानून के दायरे में रहकर आउट ऑफ बॉक्स सोचा। ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। राज्य के कानून व्यवस्था मॉडल को दूसरे प्रदेशों के लिए उदाहरण बताते हुए सीएम योगी ने कहा, सुरक्षा की भावना और कानून के शासन ने राज्य में निवेश तथा बुनियादी ढांचे के विकास को तेजी से आगे बढ़ाया है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित 2 दिवसीय पुलिस मंथन सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित स्मार्ट पुलिसिंग को दिया और कहा कि सम्मेलन के दौरान तैयार की गई रूपरेखा एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज के रूप में काम करेगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस मंथन के इस विशेष कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और आप जानते हैं कि इसकी प्रेरणा का स्रोत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की डीजीज और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस। अलग अलग क्षेत्र में क्या नवाचार हो सकते हैं और वे नवाचार हमें कैसे समसामयिक चुनौतियों से जूझने और उसके अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, उसी पर आधारित था यह पुलिस मंथन का कार्यक्रम। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता, हमने उस धारणा को बदलने के लिए प्रयास किए। आज हर व्यक्ति यहां आता है, हर व्यक्ति निवेश करने को तैयार है, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि सुरक्षा है, उसको लगता है कानून का राज है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि पुलिस वर्ग का दोस्ताना व्यवहार और उसकी संवेदना एक आदमी की समस्या का समाधान तो करती ही है, साथ ही उसके मन में पुलिस के प्रति एक बेहतर धारणा भी बनाती है। पिछले 9 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा न्यूनतम इंटरफेरेंस, और न्यूनतम इंटरफेरेंस के साथ साथ आपको कार्य करने की जितनी स्वतंत्रता दी गई है कि आप परफॉर्म कर सकें, इसलिए कि जिससे बिना किसी हस्तक्षेप के। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस जवानों को सम्मानित भी किए। सम्मेलन में 11 विषयगत सत्र आयोजित किए गए, जिनका मकसद उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग की रणनीतिक प्राथमिकताओं और भविष्य की रूपरेखा को आकार देना था। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात विकसित भारत जी राम जी कानून की। विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर देश भर में खुशी का माहौल है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में लोगों ने इस योजना का पुरजोर स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नई योजना से मजदूर और श्रमिक वर्ग को काफी फायदा होगा। अब हमें घर के पास ही काम मिलेगा। पहले 100 दिन काम मिलता था, अब पूरे 125 दिन काम मिलेगा और इससे हम और अधिक मजबूत होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। मोदी जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है। हमें भी राहत मिलेगी, साथ में ही हमारे गांव वालों को भी राहत मिलेगी और हमारा परिवार भी इससे और मजबूत होगा। पहले हमें 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन का काम मिलेगा।
जो अब 2-2 महीने में, वो अब हमारा वेतन भी समय से आएगा, 8 दिन में एक बार आ जाएगा। पहले बहुत दिक्कतें आती थी, ज़्यादा काम नहीं मिलता था। अब 100 दिन की जगह 125 दिन का काम मिलेगा और घर के पास, गांव के पास ही काम मिलेगा, हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस कानून से हम बहुत खुश हैं। मोदी जी ने ये काम बहुत अच्छा करा है। पहले से ज़्यादा बिंदु बढ़ा दिए गए हैं, ज़्यादा लाभकारी कर दिया गया है। रोजगार की गारंटी है, बेरोजगार भत्ता मिलेगा लोगों को। सभी ये जब सरकार इतना बड़ी सुविधा सबको दे रही है तो सभी मजदूरों की लहर, खुशी की लहर घूम रही है। पहले हमें नरेगा में 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन का काम मिलेगा। पैसे भी हमें 1 सप्ताह के अंदर ही मिल जाएंगे। अब हमें काम की तलाश में शहर में भटकना नहीं पड़ेगा, घर के पास में ही काम मिल जाएगा। और मध्य प्रदेश के छतरपुर के लोगों ने भी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर उत्साह व्यक्त किया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि योजना से आम लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। जी राम जी 2025 हम कारीगरों के लिए वरदान है, जिसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। अब जो जी राम जी योजना 2025 125 दिन की मजदूरी, जो हमारे परिवार को रोजगार और आय मिलती है, इसलिए मैं भारत सरकार मोदी जी को धन्यवाद कहती हैं कि जो हमारे बारे में अच्छा सोचती हैं। मुझे सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी है कि इसमें तकनीकी और डिजिटल कौशल को जोड़ा गया है। यह सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी है। पहले हमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिली थी, अब 125 दिन की मजदूरी की गारंटी मिली है, जिससे हम अपने बच्चों की पढ़ाई में और अपने घर के राशन में ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। जी राम जी योजना 2025 से हमें ये सबसे अच्छी बात लगी है कि इसमें 125 दिन का रोजगार हमें मिलेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा कि हम ग्रामीण युवाओं को और हम सभी को इतनी अच्छी योजना आप लेकर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक के लोगों ने विकसित भारत जी राम जी योजना का स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया है। अपने ही गांव में खेती करके रोजी रोटी करके वो बच्चों को पाल रहा है, अपने घर चला रहा है, इसलिए उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैला पड़ता है। इसलिए खेती करके बहुत तो खुशी है। और नरेंद्र मोदी को सब किसान लोग अपने तरफ से धन्यवाद बोलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है जी राम जी। पहला तो हमको काम नहीं मिलता था, आजकल तो बहुत काम है जी राम जी में। 100 दिन के ऊपर हमको काम मिल रहा है। हम लोग खाली पील घर में कुछ नहीं बैठते, पहला काम नहीं मिलता था, दूसरे काम ढूंढने के लिए बाहर जाते थे हम लोग। अभी को हमारे गांव में हमको सब काम मिल रहा है। विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर लेह के प्रखंड विकास काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस डोरजे केके ने कहा कि इस योजना का सिर्फ नाम नहीं बदला गया है, बल्कि इसमें कई अच्छी चीजें जोड़ी गई हैं। खाली बदलाव हमें इसमें नाम का ही नहीं लाया, बल्कि इसमें जो मैंडेट है, जो अभी पहले जो 100 दिन का था वो 125 दिन बनाया गया। उसके साथ साथ इसमें AI टेक्नोलॉजी लाया गया। उसके साथ साथ जितने भी अभी 15 दिन में जो इसका जो मैंडेट का जो पैसा मिलता था वो अभी 7 दिन में मिलने का वो प्रस्ताव रखा गया। उसी तरीके से मिशन लिवलीहुड, जो ग्रामीण विकास में लोगों को जो लिवलीहुड बनाने के लिए जितना हो सके इसमें बदलाव लाया गया। विकसित भारत जी राम जी योजना का तेलंगाना के लोगों ने स्वागत किया है। सिड्डीपेट जिला के एक व्यक्ति का कहना है कि योजना पहले के अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है, इससे बड़ी आबादी को फायदा मिलेगा। 100 दिन से 125 दिन तक जो बढ़ाया गया है वो गरीब मजदूरों के जीवन में ज़रूर सुधार लाने के लिए एक अच्छा निर्णय जो लिया है। विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर पंजाब के लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि योजना पहले की योजना के मुकाबले बेहतर है, लोगों को अधिक दिनों का रोजगार हासिल हो सकेगा। 125 दिन मिलेंगे जिसमें समय भुगतान किया जाएगा और समय पर मजदूरी दी जाएगी। इससे अच्छा कि बहुत अच्छा बढ़िया काम कर दिया जी राम जी के नाम से। 100 दिन का रोजगार था उसको 125 दिन का रोजगार कर दिया गया है। इसका नाम पहले जो मनरेगा था अब इसका जी राम जी नाम दिया गया है और इसमें कई फैसले लिए गए हैं
जो कि बहुत ही अच्छे फैसले है, गरीबों के हित के अंदर है ये फैसले। 125 दिन कर दिए काम के, बहुत बढ़िया करा सरकार ने भाई, हमारा काम सही चल जाएगा और हमारा रोजगार भी बढ़ गया भाई। जिस तरह मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी राम जी नई योजना चलाई गई है भारत सरकार के द्वारा। इसमें जो पहले 100 दिन मिलते थे अभी 125 दिन कर दिए हैं और इससे जो है रोजगार के अवसर और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अहमदाबाद आज साक्षी बना एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव का, नमोत्सव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, विचार और राष्ट्र सेवा को समर्पित इस आयोजन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, एक विचार यात्रा है। नमोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष से लेकर नेतृत्व तक की कहानी को संगीत, नृत्य और मल्टीमीडिया के जरिए जीवंत किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी का जीवन देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि कैसे सेवा और संकल्प की भावना ने एक साधारण व्यक्ति को विश्व स्तरीय नेतृत्वकर्ता बना दिया। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर की प्रोफेसर डॉक्टर करेन मुस्टियान ने प्रधानमंत्री योग अवार्ड दिए जाने से खुशी जताई है। सम्मानित होने पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि ये बेहद उपलब्धि है। डॉक्टर मुस्टियान का शोध कैंसर रोगियों और सर्वाइवर्स के लिए जेंटल योग के फायदों पर केंद्रित है। डॉक्टर जस्टिन मुस्टियान ने प्रधानमंत्री योग अवार्ड से सम्मानित किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग और आयुष को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना बेहद सराहनीय कदम है। Excited and absolutely grateful to receive the Prime Minister's Yoga Award at the second annual World Health Global Summit on Traditional Medicine. I would especially like to extend a heartfelt thank you to Prime Minister Modi for his honoring and recognition of my research and work, but more so for his commitment and work promoting and supporting Ayush therapies so that they can be used across India but also globally in the field of oncology. और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और अत्याचार के खिलाफ दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हुए हैं। बांग्लादेश के अंदर से आई एक मानवाधिकार रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में हिंदुओं पर अत्याचार के लिए कथित ईश निंदा का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये पूरे बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के लिए ईश निंदा को हथियार बनाया जा रहा है। देश में ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के लिए हर बार एक जैसा तरीका ही अपनाया जा रहा है। पहले सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जाते हैं। आरोप लगने के तुरंत बाद गिरफ्तारी होती है और इसी दौरान भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ की शक्ल में हिंदू इलाकों में हमला होता है और ये घटनाएं देश के 30 से ज्यादा जिलों में फैली हुई हैं। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की पीट कर की गई हत्या भी इसी पैटर्न के तहत की गई। अब दुनिया भर में इन हत्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की हत्या के बाद लंदन में प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में बांग्लादेशी मूल के हिंदू भी शामिल हुए। वहीं नेपाल के कई शहरों में भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। वीरगंज और जनकपुर धाम के अलावा गोल बाजार में भी प्रदर्शन किए गए। लंदन में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन कर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को तुरंत रोकने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार शोनार बांग्ला भी बजाया। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बांग्लादेश पर सख्ती करने की भी मांग की। इस बीच अमेरिका में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठ रही है। अमेरिकी कांग्रेसमैन रो खन्ना ने हिंदुओं की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने बांग्लादेश से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनावों का ऐलान हुआ है। बीएनपी को मजबूत करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौटे हैं।
इन चुनावों के लिए बीएनपी ने अशांति से बचने और अनुशासन पर जोर दिया है, जबकि एनसीपी और जमाते इस्लामी के बीच गठबंधन ऊहापोह बना हुआ है। नेशनल सिटीजन पार्टी की महिला नेताओं ने जमाते इस्लामी से गठबंधन का विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अराजकता और हिंसा के रास्ते पर कैसे तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है कट्टरपंथ के रास्ते पर बांग्लादेश। लगातार हमले हो रहे हिंदुओं पर, असुरक्षित हैं अल्पसंख्यक बांग्लादेश में। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।